गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा था अपना 14 बायोमोलिक्यूल्स जैवअणु। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में प्रीवियस क्लास में कल टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ठीक है, पॉलीसेकेराइड के गुण क्या थे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड किसे कहेंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या थे, एक प्रकार के बहुलक थे। ठीक है, किसके, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के। पॉलीसेकेराइड का अनुभार क्या था, उच्च अनुभार था। बहुलक है तो अनुभार कैसा होगा, उच्च होगा। ठीक है, इनकी एक अलग इकाइयां क्या थी, मोनोसेकेराइड भी हो सकती है और ओलिगोसेकेराइड भी हो सकती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या थे, अशर्करा थे। ठीक है, जो जल में कैसे हैं, अविलेय हैं। ठीक है, स्वादहीन है। ठीक है, और कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, फिर बात कर रहे थे पॉलीसेकेराइड के प्रकार की बात की थी। तो पॉलीसेकेराइड के कितने प्रकार, दो प्रकार, एक तो सम पॉलीसेकेराइड और एक विषम पॉलीसेकेराइड। एक तो क्या थे, सम पॉलीसेकेराइड और एक क्या थे, विषम पॉलीसेकेराइड। एक तो क्या थे, सम पॉलीसेकेराइड और एक क्या थे, विषम पॉलीसेकेराइड। सम पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो सम पॉलीसेकेराइड में क्या होगी, सभी मोनोसेकेराइड इकाइयां कैसी होगी, समान होगी। सभी मोनोसेकेराइड इकाइयां समान होगी, एक समान होगी। यह कह सकते हैं कि इनमें क्या होती है, केवल एक एकलक इकाई। जितनी भी मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं या एकलक इकाइयां हैं वो क्या है, केवल एक ही प्रकार की। यानी क्या कह सकते हैं, इनमें तो क्या होगी, समान मोनोसेकेराइड इकाइयां। या कह सकते हैं समान एकलक इकाइयां। ठीक है, फिर बात करें विषम पॉलीसेकेराइड की। तो विषम पॉलीसेकेराइड में एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड या एकलक इकाइयां उपस्थित हो। एक से अधिक प्रकार के यानी दो या दो से अधिक प्रकार के भी कह सकते हैं। तो विषम पॉलीसेकेराइड में दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड, ठीक है, दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है। दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां उपस्थित होती है। ठीक है, क्या होती है, दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां उपस्थित होती है। कह सकते हैं एक से अधिक, एक से अधिक में दो या दो से अधिक आ जाती है। ठीक है, तो ये बात की थी कल। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के प्रकार हो गए, सम पॉलीसेकेराइड और विषम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, फिर बात कर रहे थे पॉलीसेकेराइड के उदाहरण की। तो यहाँ तीन उदाहरण पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो क्या करेंगे, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। कल स्टार्ट किया था स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के लिए बात कर ली थी कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, स्रोत है। तथा पेड़ पौधों में, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट संचित है वो किसके रूप में संचित है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में क्या संचित होता है, कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। ठीक है, मनुष्य के आहार का, ठीक है, हमारे आहार का क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये हमारे शरीर में किसकी पूर्ति करता है, ऊर्जा की। हमें क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, कंद है, आलू है, इन सब में क्या उपस्थित है, स्टार्च। यानी ये सब क्या होगा, स्टार्च के स्रोत। फिर बात की थी स्टार्च की संरचना की। तो स्टार्च का जल अपघटन तनु अम्ल की उपस्थिति में कर रहे थे। ठीक है, तो किसका निर्माण हो रहा था, कौन सी इकाई दे रहा था, अल्फा ग्लूकोज की। और यदि डायस्टेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कर रहे थे तो किसका निर्माण कर रहा था, माल्टोज का। और माल्टोज आगे जल अपघटित होके क्या दे देगा, ग्लूकोज की दो इकाइयां। माल्टोज पड़ा था ओलिगोसेकेराइड में। ठीक है,
माल्टोज का जल अपघटन कर रहे थे तो 2 इकाइयां किसकी प्राप्त हो रही थी अपने को, ग्लूकोज की। ठीक है, यानी स्टार्च किसका बहुलक है, अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, अनेक अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ेगी तो किसका निर्माण करेगी, स्टार्च का। फिर बात कर रहे थे स्टार्च के कितने घटक थे, स्टार्च कितने घटकों से मिलकर बना हुआ है, 2 घटकों से। कौन कौन से, एक तो एमिलोज और एक क्या था, एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन, ठीक है। स्टार्च के 2 घटक थे, कौन कौन से, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। एमिलोज का दूसरा नाम क्या था, अल्फा एमिलोज, और एमिलोपेक्टिन को क्या नाम दे दिया था, दूसरा स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, बीटा एमिलोज, क्या नाम दे देते हैं, बीटा एमिलोज। ठीक है, एमिलोज का है, अल्फा एमिलोज का है, सेकंड घटक क्या है, एमिलोपेक्टिन, या क्या कहते हैं इसको, बीटा एमिलोज। ठीक है, तो कल बात की थी एमिलोज की, स्टार्ट किया था, उसमें किसकी संरचना देखी थी, एमिलोज की। तो बात करेंगे एमिलोज और एमिलोपेक्टिन स्टार्च की, दोनों घटकों की। ठीक है, स्टार्च कितने घटक हैं, वही 2, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। कल किसकी बात कर रहे थे, एमिलोज की। ठीक है, एमिलोज क्या है, एमिलोज स्टार्च का कितना भाग बनाता है, 15 से 20 या 10 से 20%, दोनों दिए हुए हैं, दोनों वैलिड है, दोनों मान्य है। ठीक है, एमिलोज स्टार्च का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, ठीक है, 15 से 20% या 10 से 20%। एमिलोज के गुण की बात करेंगे तो ये जल में क्या है, विलेय है। एमिलोज जल में कैसा है, विलेय है, घुलनशील है। ठीक है, एमिलोज स्टार्च का कितना भाग बनाता है, 15 से 20 या कह सकते हैं 10 से 20%। एमिलोज जल में क्या था, विलेय था। ठीक है, जल अपघटन के अंतर्गत बात करें तो इसमें कोई दूसरी मोनोसेक्राइड इकाई नहीं है, केवल कौन सी इकाई होगी, ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की बात करें एमिलोज में किस प्रकार जुड़ती है, कहाँ बंध बनता है, ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में देखा था एमिलोज में अल्फा ग्लूकोज की एकलक इकाइयां, ठीक है, कौन से बंध के द्वारा जुड़ी हुई है, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण कहाँ होता है, एक ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन, C1 कार्बन, और दूसरे ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, C4 कार्बन। इस C1 और C4 कार्बन के बीच में किसका निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बंध का। इसका निर्माण हो गया ग्लाइकोसाइडिक बंध का। ठीक है, तो इस प्रकार ग्लूकोज के पहले कार्बन, दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन, दोनों के बीच में किसका निर्माण होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध का। और ये इकाइयां आगे तक क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी, और किसका निर्माण करेगी, एमिलोज का। देखा था, देखो कल एक बार संरचना देख लेते हैं वापस। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अल्फा ग्लूकोज है H, OH, H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH और ये H, ये छठा कार्बन। ठीक है, दूसरे ग्लूकोज की इकाई देखें, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। H, OH, H, OH, OH, H, H, OH,
CH2OH छठा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा H। ठीक है, ये ग्लूकोज की कौन सी इकाइयां थी, अल्फा ग्लूकोज की। ठीक है, और ग्लूकोज की इकाई ले लें, अल्फा ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन, H OH H OH OH H H OH CH2OH 6 कार्बन, और ये क्या है पांचवें कार्बन का H हाइड्रोजन। अब एक ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन, पहला कार्बन, और दूसरे ग्लूकोज इकाई का कौन सा कार्बन, चौथा। तो पहले चौथे कार्बन के बीच में से किसका अणु बाहर निकलेगा, जल का, H2O का, OH से दे दिया। ठीक है, और इसमें क्या दे दिया, H। तो इस पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लाइकोसाइड बनेगा। उसी तरह ये पहला कार्बन इस ग्लूकोज का, ये दूसरी ग्लूकोज इकाई का कौन सा कार्बन, चौथा, इन दोनों के बीच में से किसका निष्कासन होगा, H2O का, और कौन सा बंध बन जाएगा, ग्लाइकोसाइड बंध। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। स्टार्च का बेटा क्या है, ये भी बहुलक है। ठीक है, कौन से बंध का निर्माण होता रहेगा आगे, ग्लाइकोसाइड बंध का। ये किसकी संरचना की बात कर रहे थे, एमिलोज की। ठीक है, एमिलोज कैसी थी, अशाखित श्रृंखला। एमिलोज कैसी थी, अशाखित श्रृंखला, केवल एक सीधी रेखा की बहुलक की संरचना है, एक सीधी रेखा में बहुलक की संरचना है। एमिलोज कैसा है, अशाखित है, कोई शाखा उपस्थित नहीं होगी, केवल C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4 ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे, और किसका निर्माण कर देंगे, एमिलोज का। फिर बात करते हैं आज सेकंड घटक एमिलोपेक्टिन की। सेकंड घटक की बात करें, एमिलोपेक्टिन। क्या क्या नाम देंगे इसको, बीटा एमिलोज। क्या नाम ले लिया, बीटा एमिलोज। ठीक है, तो एमिलोपेक्टिन की बात करते हैं, तो एमिलोपेक्टिन जल में कैसा है, अविलेय। जल में कैसा होगा, अविलेय होगा। ठीक है, जल में कैसा है, अविलेय। ठीक है, बात करें एमिलोज कितना भाग बना रहा था सुक्रोज का, 10 से 20%। ठीक है, तो बचे हुए भाग का निर्माण कौन करेगा, एमिलोपेक्टिन। यानी स्टार्च का कितना भाग बनाता है, 80 से 90%। तो ये कितना बना रहा था, मान लो 10 से 20 था। ठीक है, तो ये कितना बनाएगा, 80 से 90% भाग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय है। ठीक है, स्टार्च की कितना भाग बनाता है, 80 से 90% भाग का निर्माण कौन करता है, एमिलोपेक्टिन। ठीक है, फिर बात करें आगे, एमिलोज तो क्या थी, अशाखित संरचना थी, जबकि एमिलोपेक्टिन कैसी होगी, शाखित संरचना है। ठीक है, एमिलोपेक्टिन क्या है, शाखित श्रृंखला है। एमिलोपेक्टिन क्या है, शाखित श्रृंखला है। ठीक है, यानी इसमें किसका निर्माण होगा, शाखाओं का। जो एमिलोज की संरचना थी वो तो चली रही है, C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसाइड बंध बन रहा है, साथ में किसका निर्माण होगा, एमिलोपेक्टिन में शाखाओं का निर्माण होगा। ठीक है, तो एमिलोपेक्टिन की बात करें गुणों की, तो जल में कैसा है, अविलेय है। स्टार्च का कितने भाग, स्टार्च का कितने प्रतिशत बना रहा है, कितने भाग का निर्माण कर रहा है, 80 से 90% भाग का। किस रूप में है, शाखित श्रृंखला के रूप में, शाखाएं उपस्थित है। ठीक है, फिर बात करें ग्लूकोज की, लगभग 25 से 30 इकाइयां क्या है इसकी श्रृंखला में उपस्थित होगी। ये शाखित श्रृंखला है। तो एक सीधी रेखा में तो जो एमिलोज की संरचना थी वो यहाँ की सेम सीधी रेखा में तो बन रही है, C1 और C4, इन दोनों के बीच में किसका निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बंध का। लेकिन शाखाएं भी बनेगी, तो शाखाएं किस किस के बीच में बनेगी, एक ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन, शाखाओं की बात करें तो C1, एक ग्लूकोज का तो C1 कार्बन,
और दूसरे ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, C6। अब इन दोनों के बीच में किसका निर्माण होगा, ग्लाइकोसाइड बंध का। ग्लाइकोसाइड बंध का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो C1 और C4 इनके बीच में तो ग्लाइकोसाइड बंध बन रहा है, साथ के साथ किस किस के बीच में बनेगा, C1 और C6 के बीच में। ये किसका निर्माण करेगी, शाखाओं का। ठीक है, तो एक ग्लूकोज अणु का C1 कार्बन दूसरे ग्लूकोज अणु के C6 कार्बन के साथ किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध का। किसका निर्माण कर देगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण करता है। देखिए समझना, वो इकाइयां तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां H, OH, H, OH, OH, H, H, OH और ये छठा कार्बन CH2OH और ये H। फिर बात करें इधर आगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। वही ऊपर क्या आएगा, H, OH, H, OH, OH, H, H, OH, ये छठा कार्बन CH2OH। ठीक है, ये क्या रहेगा, H। फिर नीचे चले और ग्लूकोज इकाइयों की बात करें, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है, ये वही H, OH, H, OH, ये OH, H, H, OH, ये CH2OH छठा कार्बन और ये H। और ग्लूकोज की बात करें, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। H, OH, H, OH, OH, H, OH, H, ये छठा कार्बन CH2OH और ये H। फिर आगे चले और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। वही H, OH, H, OH, OH, H, H, OH, ये छठा कार्बन CH2OH और ये H। ये एक बार किसकी इकाइयां बना ली, ग्लूकोज की। ठीक है, इसकी इकाइयां बना ली ग्लूकोज की। अब देखो, पहले कार्बन और चौथे कार्बन, मानो दो ग्लूकोज इकाइयां हैं, और भी रह सकते हैं 3, 4, 5, बहुलक है। ठीक है, तो पहले और चौथे के बीच में किसका निर्माण होगा, ग्लाइकोसाइड बनता है। यानी इसने तो दिया OH और इसने दिया H, तो इस कार्बन के ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में किसका निर्माण हो गया, ग्लाइकोसाइड बनता है। इधर आगे चलेंगे कि ये देगा OH, ठीक है, और ये क्या देगा H। तो श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है, वो श्रृंखला नीचे बात करें, इस ग्लूकोज के पहले कार्बन और इस ग्लूकोज के चौथे कार्बन,
इन दोनों के बीच में जल का अणु निकलेगा और किसका निर्माण हो गया, ग्लाइकोसाइड बनेगा। फिर इस ग्लूकोज के पहले कार्बन और इस ग्लूकोज के चौथे कार्बन, यहां से भी किसका अणु बाहर निकलेगा, है H2O का, और इन दोनों के बीच में किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लाइकोसाइड बनेगा। ठीक है, ये भी किसकी बात कर ली, ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ रही है, कौन से कार्बन से, C1 और C4 कार्बन से। ठीक है, आगे ये दे रहा है OH, चलती जाएगी श्रृंखला, ये क्या दे देगा, H, श्रृंखला आगे तक चलती जाएगी। ठीक है, ये तो किसकी बात की, C1 और C4। ये तो अभी तक किसकी बात की, जो एमिलोज की संरचना देख रहे थे, सेम संरचना है, ग्लूकोज की इकाई है, किस किस के बीच में बंध बन रहा है, C1 और C4 कार्बन के बीच में कौन सा बंध बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। यहाँ पर भी C1 और C4 के बीच में कौन सा बंध बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, तो ये तो किसकी बात कर ली भी, एमिलोज की संरचना की तरह सेम है। अब शाखाओं का निर्माण कैसे होगा, तो एक लंबी श्रृंखला, बहुलकी श्रृंखला, एक लंबी बहुलकी श्रृंखला, एमिलोज की श्रृंखला मान लें जैसे। अब इसके पहले कार्बन, ठीक है, इसका कौन सा कार्बन, पहला कार्बन। ठीक है, इसका कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन, इस ग्लूकोज इकाई का, इस ग्लूकोज इकाई का कौन सा कार्बन, पहला कार्बन, इस ग्लूकोज इकाई के छठे कार्बन से किसके बीच में बनना था, C1 और C6, दोनों के बीच में किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बनता है। तो इस ग्लूकोज इकाई का पहला कार्बन और इस ग्लूकोज इकाई का छठा कार्बन, इस ग्लूकोज इकाई का छठा कार्बन, इसने तो क्या दे दिया OH और इसने क्या दे दिया H। ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन से बंध का निर्माण हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बंध का। कौन से बंध का निर्माण हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बंध का। ठीक है, इसका निर्माण कर दिया ग्लाइकोसाइडिक बंध का। तो एमिलोज की संरचना इजी थी, ग्लूकोज की इकाइयां हैं। ठीक है, आपस में किसके द्वारा जुड़ेगी, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। C1 और C4 कार्बन, C1 और C4 कार्बन इसके द्वारा जुड़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। C1 C4 कार्बन किससे जुड़ रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध। C1 C4 किससे जुड़ रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये तो एमिलोज की बना सकते हैं ऐसा कि श्रृंखला। एमिलोपेक्टिन की बात करेंगे, ठीक है, एमिलोपेक्टिन की बात करते हैं तो वहां एक ग्लूकोज श्रृंखला की, जो एमिलोज की श्रृंखला थी, उसके C1 कार्बन और एक ग्लूकोज इकाई के C6 कार्बन, C1 और C6 के बीच में किसका निर्माण होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध का। और एमिलोपेक्टिन कौन सी श्रृंखला होगी, शाखित श्रृंखला। ठीक है, एमिलोज में तो एक है, ध्यान रखना है, C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध, और एमिलोपेक्टिन में दो ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेंगे, एक तो C1 C4 और एक किसके बीच में, C1 और C6, पहले और अंतिम कार्बन, छठे कार्बन के बीच में। क्लियर है, बना सकते हैं इजी है। ये तो किसकी बात की, स्टार्च की। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सेलुलोज। इसकी बात करेंगे फिर सेलुलोज की। सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज भी क्या है, पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज भी क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सेलुलोज का अणुसूत्र क्या होगा, C6H10O5 का होल है। ठीक है, अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C6H10O5 का होल है, बहुलक। ठीक है, तो सेलुलोज कहाँ उपस्थित होगा, केवल पौधों में। ठीक है, वनस्पति में। ठीक है, वनस्पति जगत में केवल कहाँ उपस्थित होगा, पौधों में उपस्थित होगा, पौधों में मिलेगा। तथा सेल्यूलोज वस्त्र आदि के स्रोत की तरह कार्य करता है। तो स्टार्च किसकी तरह कार्य कर रहा था, भोजन के स्रोत की तरह, जबकि सेल्यूलोज किसकी तरह कार्य करेगा, वस्त्र के स्रोत की तरह। जो भी रेसे वगैरह बनाई जाएंगी अधिकतर किससे निर्मित होंगे, सेल्यूलोज से।
फिर उपलब्धता की बात करें, सेलुलोज कहाँ कहाँ उपलब्ध होगा, कितने प्रतिशत उपलब्ध होगा। तो सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज लकड़ी, सूती कपड़े, जूट, रुई आदि में क्या है, उपस्थित हो सकता है, आदि में उपस्थित है। लकड़ी की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत हो सकता है, लगभग 50%। सूखी घास में बात करते हैं तो 40 से 45%, ठीक है। जूट में बात करें तो 60 to 65, 60 से 65%, तथा सूती कपड़ों में 90% तक क्या उपस्थित है, सेलुलोज उपस्थित है, ठीक है। फिर बात करते हैं शेष प्रतिशत की, इनके अलावा तो क्या उपस्थित होगा, बसा हुआ है मोम का होगा, ठीक है। फिर बात करें सेलुलोज की संरचना की, ठीक है, तो ये देखेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।